तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले यूक्रेन और रूस के अपडेट। रूस ने 2-3 ऐसे शहर जहां पे लोग फंसे हुए हैं, खासतौर पर विदेशी नागरिक, उनको वहां से सेफ पैसेज देने के लिए, निकल जाने के लिए कुछ वक्त के लिए सीज फायर का ऐलान किया। यानी कि कुछ शहरों में रूस की सैनिक की तरफ से गोलीबारी या कोई धमाके नहीं हो रहे हैं, जबकि कीव और खारकीव, ये 2 शहर अब भी निशाने पर हैं। कीव से लगातार बमबारी की खबर आ रही है, वहाँ लड़ाई चल रही है। 10वां दिन है। 10वें दिन में अभी तक जो सबसे बड़ी बात यह है कि रूस किसी भी यूक्रेन के बड़े शहर पे, ख़ासतौर पर कीव की बात करूँ, राजधानी, या खारकीव की, कब्जा नहीं कर पाया, और शायद यही बेचैनी है। दूसरी तरफ बातचीत जो है उससे कोई मसले का हल निकल नहीं रहा। पूरी दुनिया जो है लगातार अपील कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ये मालूम नहीं कि ये जंग कितनी लंबी खींचेगी, क्योंकि अब तक ये था कि 2-3 दिन में मसला निपट जाएगा, 2-3 दिन में शायद रूस कब्जा भी कर लेगा, उसके बाद जंग बंद हो जाएगी। लेकिन 10वां दिन है और 10 दिन के बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। हालांकि इस दौरान में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने एक दावा किया है कि अब तक रूस के करीब 10,000 सैनिकों को उन लोगों ने मार डाला है। तो दोनों तरफ से दावे भी हो रहे हैं। बीच में ये भी खबर आई कि जेलेंस्की रूस छोड़कर पोलैंड भाग गए, लेकिन फिर यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि जो जेलेंस्की हैं वो कीव में ही है। तो कुल मिलाकर लड़ाई जारी है, अभी तक कोई नतीजा निकला नहीं है। दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द शांति हो और ये लड़ाई झगड़ा, ये जंग बंद हो। तो पहली चीज़ ये। दूसरी, कल एक अफसोसनाक खबर आई, जो शेन वॉर्न, मतलब मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन, तब स्पिन गेंदबाजी की क्या बात करूं। तो शेन वॉर्न का मैदान में जो करिश्मा, बॉल ऑफ द सेंचुरी उनका फेंकना, और ख़ासतौर पर एक क्रिकेटर के तौर पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू था, जब शेन वॉर्न और तेंदुलकर के बीच में मुकाबला होता था, याद होगा शारजा का वो मैच। फिर जब भी शेन वॉर्न इंडिया आते तो हम सभी यही उम्मीद करते थे कि वॉर्न और तेंदुलकर के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। तो एक महान, एक ज़बरदस्त गेंदबाज, सिर्फ 52 साल की उम्र, दुनिया में हाईएस्ट जो विकेट टेकर उसमें नंबर 2 पे है, 700 से ज़्यादा विकेट, मुरलीधरन के 800 विकेट। लेकिन शेन वॉर्न, पूरी दुनिया में उन्हें लोगों ने प्यार दिया उनकी गेंदबाजी की वजह से। और ये वही शेन वॉर्न है, जब IPL शुरू हुआ था तो राजस्थान रॉयल की जो टीम थी, कहते थे उस वक्त सबसे गरीब टीम थी, बड़े नामी प्लेयर नहीं थे उसमें, लेकिन शेन वॉर्न उसी राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे और पहले ही IPL में उन्होंने राजस्थान रॉयल को चैंपियन बना दिया। IPL जीती थी। उन्हीं के अंडर में यूसुफ पठान ने शानदार सेंचुरी बनाया था, और उस वक्त यूसुफ पठान का ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। तो हर जगह पे शेन वॉर्न की कामयाबी, लेकिन थाईलैंड से उनकी मौत की अफसोसनाक खबर आई। अब अभी यही बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कहते हैं कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे वहाँ के एक प्राइवेट विला में, और फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उनको लेकर वो लोग हॉस्पिटल गए। 20 मिनट तक कोशिश की गई, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। अब ऑस्ट्रेलियाई फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि उनकी बॉडी को ऑस्ट्रेलिया लाने की तमाम कोशिश की जा रही है, और इस सिलसिले में थाईलैंड से बात भी की जा रही है। शेन वॉर्न के साथ साथ कल ही एक और महान क्रिकेटर रॉडनी मार्श की भी मौत की खबर आई थी। 74 ईयर्स ओल्ड थे वो, ऑस्ट्रेलिया के ज़बरदस्त विकेट कीपर थे, और उनके बेटे मिशेल मार्श और जो अभी भी खेलते हैं। तो 2 महान क्रिकेटर की मौत की खबर, लेकिन शेन वॉर्न की मौत ने चौंका दिया, क्योंकि सिर्फ 52 साल की उम्र थी और अचानक ये खबर आई थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अपने कहानी के सिलसिले को पुराना जो दोबारा है वो शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा जंग बहुत हो गई, तो अब पुरानी ढर्रे पे लौटिए। तो आपकी ही फरमाइश पे अब ये है कि जंग का अपडेट दूंगा, और वैसे ही पुरानी जैसे कहानियाँ सुनाता वही सुनाऊंगा। आप सभी ने मनी हाइस्ट देखी होगी, मैं बार बार उसका जिक्र भी करता हूँ। एक ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले लिखी गई, एक ज़बरदस्त कहानी। और इस मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर का किरदार था, उसका तो जवाब ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर कैसे चोरी करनी है, चोरी के मौके पे कहाँ कहाँ दुश्वारी आएगी, कहाँ कहाँ बचना है, कहाँ पकड़े जाएंगे तो क्या करना है, ये सारी कुल मिलाकर एक क्राइम करने के लिए क्राइम कैसे करना है वो तो है ही है, उस दौरान में क्या क्या मुश्किलें आएंगी और उनसे कैसे बचना है, उसकी पूरी प्लानिंग, ये है मनी हाइस्ट। अब अगर असली दुनिया में भी लोग इस तरह की चीज़ों को आजमाने लगे तो फिर चौंकना लाजमी है। हालांकि बार बार कहता हूँ, फिल्में या सीरियल सब समाज का आईना होती हैं। ऐसे ही एक शख्स ने इंडिया में, राजस्थान के कोटा में, एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर ये मनी हाइस्ट वाला, कि परफेक्ट मर्डर करना है और इसके बाद बचना है, पकड़े नहीं जाना है, क्या क्या प्लानिंग करता है। ये भी है कि कत्ल करने के बाद
नहीं पकड़ा जाऊं उसके लिए क्या क्या करूं, पकड़ा जाऊं तो क्या करूं, पुलिस को कैसे उलझाऊं, शहर से बाहर कैसे निकलूं, कहाँ किस रूप में जाऊं, किस हुलिये में जाऊं, कहाँ पे कितनी देर रुकूं, कौन कौन से सीसीटीवी फुटेज मुझे कैद करेंगे कैमरे, उनसे कैसे बचूं, उन सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस को कैसे उलझाऊं, जिन जिन रास्तों से भाग रहा हूँ वहाँ से पुलिस को कैसे उलझाऊं, जिन रास्ते से वापस लौटना है वहाँ पुलिस को कैसे उलझाऊं। उसने हर चीज़ सोची, न सिर्फ सोची बल्कि हर चीज़ का उसने प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार किया। कहानी राजस्थान के कोटा की है। अपने जितने भी ज़्यादातर जो इंजीनियर और ये सारे, आपको पता है कोटा एक हब है इंजीनियर पैदा करने वालों का, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। वैलेंटाइंस डे से सिर्फ एक दिन पहले की कहानी है। 13 फरवरी को गौरव जैन नाम का एक टीचर एक बच्ची को पढ़ाता था जिसकी उम्र थी 15 साल, नाबालिग बच्ची थी। 13 तारीख को ये बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए गौरव जैन के घर पहुंची, कोटा के कोतवाली इलाके में। आमतौर पर ट्यूशन ख़त्म करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद वो बच्ची अपने घर लौट आती है, लेकिन 13 फरवरी की शाम को ये बच्ची तय वक्त पर घर नहीं लौटी। जब तय वक्त पर घर नहीं लौटी तो माँ बाप को फिक्र हुई। लड़की के जो बच्ची है, चूँकि नाबालिग है, उसके पिता गौरव जैन के घर पहुँचते हैं कि क्या वजह है कि वो लौटी नहीं। जाते हैं तो देखते हैं दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। गौरव जैन के माँ बाप वहीं थोड़ी दूर पर रहते थे। अब उन्होंने देखा ताला तो लगा हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची का जो चप्पल है वो दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा, बट ताला लगा हुआ था, क्या करें। वो गौरव जैन की माँ के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बच्ची घर नहीं लौटी और गौरव भी गायब है और मेरी बच्ची के चप्पल जो है वो दरवाजे के बाहर है, तो आप चलिए और चल के देखते हैं। गौरव की माँ साथ आती है, उनके पास भी चाबी थी, दरवाज़ा खोलती हैं। अंदर जब देखती हैं तो चीखें निकल जाती हैं। 15 साल की उस बच्ची की लाश फंदे से झूल रही थी, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पहली नज़र में ये लग रहा था कि बच्ची ने खुदकुशी की, लेकिन फिर दूसरी नज़र में हाथ पैर बंधे हुए हैं तो कोई खुदकुशी कर नहीं सकता, ये कत्ल है। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे कोटा में फैल गई। बच्ची की लाश को उतारा गया, पुलिस आई। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के भी निशान थे, पैरों पे जलने के भी निशान थे, ऐसा लगता था सिगरेट से दागा गया है। और गौरव गायब। अब पहला शक ही गौरव पर। पुलिस की टीम फौरन गौरव को ढूंढना शुरू करती है। बहुत बड़ी एक टीम बनाई जाती है जो गौरव को ढूंढे, लेकिन टीम ढूंढती रहती है और गौरव का कुछ पता नहीं चलता। इधर बच्ची की मौत की खबर से कोटा में पूरा हंगामा हो जाता है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे वो, यहाँ तक कि बाज़ार, व्यापारी जो संगठन, वो भी पुलिस की इस नाकामी पर और एक बच्ची की इस तरह मौत पर गुस्से में धरना प्रदर्शन करते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं। लोगों के गुस्से और दबाव को देखते हुए पुलिस की एक बड़ी टीम तैयार की जाती है जिसमें 3 एडिशनल डीएसपी, इसके अलावा सीआई, इंटेलिजेंस, अलग अलग थाने के यूनिट के लोग, करीब 200-300 पुलिस वाले झोंक दिए जाते हैं कि किसी तरह गौरव जैन को पकड़ा जाए। पुलिस 10,000 का इनाम रखती है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग इनाम रखते हैं, पर गौरव का कोई सुराग नहीं मिलता। वक्त बीतता जाता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। इधर माँ बाप का रो का बुरा हाल। वो कहते हैं जिस पे भरोसा किया उसी ने हमारा घर को उजाड़ दिया। 5, 6, 7, 8 दिन गुजर गए। इस दौरान में गौरव के जितने रिश्तेदार थे, पुलिस ने वहाँ पे भी अपनी टीमें लगा रखी थी। पता चला था पुलिस को कि गौरव की एक बहन जो गुड़गांव में रहती है, गुरुग्राम में, वहाँ पे भी पुलिस की एक, जो राजस्थान पुलिस थी, कोटा की पुलिस सादी वर्दी में तैनात थी। इत्तेफाक से 7 दिन के बाद पुलिस की एक टीम, अच्छा इस दौरान इससे पहले ये हुआ कि जब बच्ची की मौत हुई और गौरव को ढूंढा जा रहा, मिल नहीं रहा है, तो एक शक और भी हुआ और एक ख़तरा भी। वो ये कि गौरव ने शायद बच्ची का कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली हो, क्योंकि अब धीरे धीरे कहानियाँ आ रही थी। गौरव के दोस्तों से जब पूछताछ हुई कि वो उस बच्ची से एक तरफा प्यार करता था, बच्ची लेकिन नहीं करती थी, तो अब ये था कि कहीं कत्ल करने के बाद उसे डर हुआ और वो खुद भी ना खुदकुशी कर ले। अब उस इलाके में आसपास की जितनी नदियां थी, यहाँ तक कि चंबल की नदी जो लगती थी वहाँ से, उन सब में गोताखोरों को भेजा गया ताकि लाश को ढूंढा जा सके, कहीं गौरव ने सुसाइड तो नहीं कर लिया। तमाम अस्पतालों में लावारिस लाशों की छानबीन की गई। कई दिन तक इसमें भी बीता, लेकिन गौरव की लाश नहीं मिली।
तो लगा कि गौरव भाग गया है। 7 दिन के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौरव जैन अपनी बहन के घर आता है। बहन के घर पे ताला लगा हुआ था क्योंकि उसकी बहन वहीं एक टोंक में एक शादी थी पारिवारिक, उसमें गई हुई थी और घर पे ताला लगाकर गौरव उस घर में आता है, देखता है ताला, लेकिन घर में घुसने की कोशिश करता है। राजस्थान पुलिस पहले से ही वहाँ पे तैनात थी सादी वर्दी में, गौरव को पहचानती थी, तस्वीर हाथ में थी। गौरव पे वो टूट पड़ते हैं। इसके बाद उसे अपने शिकंजे में लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे अब कोटा लाते हैं। कोटा लाने के बाद अब गौरव से पूछताछ होती है। गौरव फिर पूरी कहानी बताता है और जब वो पूरी कहानी बताता है तभी एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए वो कैसे प्रोफेसर बना, एक कत्ल करने के बाद कैसे वो लड़की बना, ये सारी कहानियाँ जब सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई कि एक शख्स क्राइम करने के लिए इतना डीपली स्टडी कर सकता है। कहानी ये थी कि गौरव उस 15 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया करता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो उससे प्यार करने लगा। वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। गौरव ने 1-2 बार डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसको एक तरह से प्रपोज भी किया, बट उसने अनसुना कर दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, गौरव ने कहा कि ये अच्छा मौका है। इससे पहले उसको ये भी पता चला कि 13 फरवरी को इस बच्ची की किसी रिलेटिव की शादी है जिसमें उसके पेरेंट्स को जाना है। अब मौका अच्छा था। उसने 13 फरवरी को, पहले बच्ची ने छुट्टी ले रखी थी क्योंकि शादी में उसे भी जाना था, लेकिन गौरव ने बच्ची और उसके माँ बाप को फ़ोन करके कहा कि एक्स्ट्रा क्लासेस है, बहुत ज़रूरी है, वरना इसके नुकसान हो जाएगा, तो आप इसको ट्यूशन के लिए भेजिए। पहले घर वाले तैयार नहीं थे। गौरव के कहने पे उन्होंने बच्ची को शाम को भेज दिया। अब इससे पहले गौरव ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 13 फरवरी से पहले करीब 8 फरवरी से ही तमाम उधेड़-बुन में था। उसे तय कर रखा था कि वैलेंटाइंस डे से पहले उसको वो ऑफ़र देगा, प्रपोज करेगा। उसको ये भी था कि अगर उसने इनकार किया तो क्या करेगा। उसने बहुत सोचा, फिर उसने ये फैसला किया कि अगर लड़की ने इनकार किया तो वो उसे जान से मार देगा। अब दोनों पहलू था कि लड़की मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो कत्ल करूँगा। अब लेकिन कत्ल कैसे करें और कत्ल के बाद क्या करें, यही 5 दिन से फिर उसने प्लानिंग करनी शुरू की। उसने बहुत सारी फिल्में देखी मोबाइल पे, फिर और वो सर्च करके मारता था मर्डर करने के तरीके और ये सारी मूवी में। अचानक उसने बाजीगर फिल्म देखी अपने मोबाइल पे। अब बाजीगर में शाहरुख खान एक का गला घोंट कर कत्ल करता है, एक के रस्सी से कत्ल करता है। उसने उस फिल्म को बार बार देखा कि गला घोंट कर कैसे किसी को मारा जाता है, रस्सी के फंदे से गले में कस कर कैसे मारा जाता है। कहते हैं कि उसने 2-2 घंटे तक नॉन स्टॉप बस इसी सीन को देखा, सिर्फ सीखने के लिए। जब उसे आइडिया हो गया कि कैसे गला घोंट कर जान लिया जाता है तो ये काम पूरा हो गया। अब उसने सोचना शुरू किया कि कत्ल करने के बाद पुलिस को कैसे उलझाऊं और बचूं। अब यहाँ उसने यूट्यूब देखना शुरू किया और यूट्यूब पे ये देखा कि एक लड़का लड़की के मेकअप में, कई फिल्मों में भी होता है, अपने कमल हसन की आप फिल्में देखे होंगे या और आमिर खान जिसमें वो लड़की के उसमें रोल में आ जाते हैं। तो इसने कहा कि मेकअप करके लड़का लड़की कैसे बन सकता है। अब उसने यूट्यूब पे पूरा सर्च करना शुरू किया। इसके बाद मेकअप किट खरीद लेकर आया, लड़कियों के बाल खरीद कर लेकर आया जो विग होता है। इसकी बहन चूंकि वहाँ अक्सर आती थी, उसके शलवार और बाकी चीज़ें घर पे थी, वो उसके पास थे कपड़े। अब ये सारी चीज़ें लाने के बाद इसने मेकअप करना शुरू किया। लगातार रिहर्सल करता रहा मेकअप के, खुद मेकअप करता, खुद को शीशे में देखता, बाल उसी हिसाब से, स्कार्फ कैसे लड़कियां बांधती हैं, वो लड़कियां चलती कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को यूट्यूब पे उसने बारीकी से एक एक चीज़ देखी, रिहर्सल किया और फिर लड़कियों के कपड़े पहनकर खुद लड़की बनकर आईने में देखता कि किसी को शक तो नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो गई तब ये था कि उसे पुलिस को उलझाना था। उसने कहा कि कत्ल करने के बाद उसके पास कितना वक्त है और ये लाश कब तक लोगों की नज़रों के सामने आ जाएगी, कितने घंटे में ये जो कत्ल उसने किया ये इसका खुलासा हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगी, और तब वो शहर से कितनी दूर होगा, कहाँ होगा, कैसे भाग सकता है, कैसे बच सकता है। उसने यहाँ पे भी 2 ऑप्शन चुने, प्लान ए और प्लान बी। उसने कहा कि वो ट्रेन से जाएगा, ट्रेन जल्दी शहर से दूर ले जाएगी, और दूसरा प्लान बी, अगर ट्रेन से नहीं जा पाया तो बस से जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें 13 फरवरी कत्ल से पहले की अभी तक तैयारी चल रही है।
वो एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाता है। ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर हरिद्वार की बस से एक टिकट बुक कराता है, और ये टिकट उसने बुक कराई वो मीनाक्षी नाम से, एक लड़की के नाम से, मीनाक्षी। इसने टिकट बुक करा ली। टिकट बुक कराने के बाद ये वापस अपने घर आता है। इसके बाद ये अपना गेटअप चेंज करता है, अब लड़की बन जाता है, मेकअप करता है, बहन के सलवार कमीज़ पहनता है, और उसी ट्रैवल एजेंसी के बाहर जाकर यूं ही खड़ा हो जाता है। करीब 1 घंटे तक टहलता रहता है। उस दौरान ट्रैवल एजेंसी के पास से तमाम लोग गुजरते हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले भी उसको देखते हैं। कई लेडी पुलिस वाली थी उस वक्त जो गुजर रही थी, उन्होंने भी देखा। वो सिर्फ ये आजमाना चाहता था कि यहाँ पे खड़े होने से कोई उसे पकड़ तो नहीं लेगा कि वो लड़की है कि लड़का है। और उसके दिमाग में ये भी था कि अगर पकड़ लिया तो उस वक्त तक उसने कोई जुर्म नहीं किया था, तो क्या होता। कहता कि मैं प्रैंक करने आया हूँ, ऐसी देखने आया हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया हूँ। लेकिन उसे हैरत तब हुई जब करीब 1 घंटा खड़ा रहा और उसे किसी ने भी शक की नज़रों से नहीं देखा। उसे लगा कि ये कामयाब है उसका मेकअप और ये गेटअप। इसके बाद उसने एक अवध एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक कराई। दोनों चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद 13 फरवरी की तारीख आती है। शाम को लड़की घर पे आती है पढ़ने के लिए। वो उसको प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लड़की विरोध करती है, और इसी के बाद अचानक वो लड़की का गला घोंटने लगता है उसी के दुपट्टे से। लड़की थोड़ा सा अपना होश खोती है, वो उसके हाथ और पैर बांध देता है, फिर उसी के दुपट्टे से तब तक उसका गला घोंटता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। ये सब करने के बाद उसे लगता है कि एक और भी पुलिस को उलझा सकते हैं। वो लाश को वहीं कमरे में टांग देता है ताकि ये लगे कि पहली नज़र में खुदकुशी की है। हालांकि उसे मालूम है, क्योंकि वो सब कुछ उसने स्टडी कर रखा था कि उंगलियों के निशान, गला घोंटने या फिर खुद से खुदकुशी करने के निशानों में फ़र्क होता है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ये सब करने के बाद उसने दरवाजे पे ताला लगाया, वहाँ से निकलता है। अब वो स्कूटी पे बैठता है। उसे ये भी पता है कि वो स्कूटी से जाएगा और अब जब पुलिस उसके घर तक आएगी और ये कत्ल का खुलासा होगा तो पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी। और वो सीसीटीवी से बचता नहीं है, लेकिन मास्क पहनता है चेहरे पर। कोरोना में कोई शक भी नहीं करता। स्कूटी से वो चलते चलते एक पेट्रोल पंप पे रुकता है। पेट्रोल पंप पे जाने के बाद वो जानबूझकर वहाँ पेट्रोल भराता, उसे पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं थी। और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के बाद वहाँ पे भी देखता है कि सीसीटीवी है। फिर वो जिसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पेट्रोल भरा, उससे वो पूछता है कि यहाँ से केशोराय पाटन का रूट किधर है। तो वो पेट्रोल का जो एम्प्लॉई था पंप का, वो बताता है केशोराय पाटन आप यहाँ से यहाँ चले जाइए। ये उसने जानबूझकर पूछा था, यहाँ पे भी उसकी प्लानिंग थी। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है, पाटन तक जाता है। पाटन के पास जाकर स्कूटी को अपने छोड़ देता है। इसके बाद वहाँ पे सन्नाटा था। बैग से अपने कपड़े निकालता है, मेकअप किट निकालता है, आईना साथ में रखा था, मेकअप करता है, शलवार कमीज़ पहनता है, लड़का से लड़की बन जाता है। इसके बाद सड़क पे आता है, एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगता है, ये कहिए मांगती है, और फिर वहाँ से अब वापस कोटा की तरफ आता है। उसे ये मालूम था कि जब वो घर से निकलेगा, स्कूटी पे चलेगा तो सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा जाएगा, और वो बचना भी नहीं चाहता था। उसे ये भी पता था कि पेट्रोल पंप पे जब वो पूछेगा कि पाटन का रास्ता कहाँ है, तो पुलिस वाले सीसीटीवी खंगालते खंगालते इस पेट्रोल पंप तक आएंगे और पेट्रोल पंप वाले से पूछेंगे कि इस स्कूटी वाले का, तो कोई ना कोई ज़रूर बताएगा कि मैंने ये पाटन का रास्ता पूछा था। तो पुलिस को यही लगेगा कि वो पाटन की तरफ गया है, और ये उसके प्लान का हिस्सा था। वो पाटन तक तो जाता है, लेकिन पाटन में स्कूटी खड़ी करने के बाद वो वापस कोटा आता है, जिस जगह उसने खून किया है। अब ये रिस्की मामला था, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि पुलिस सीसीटीवी के ज़रिए हर उस रास्ते पे उसको खंगालेगी या ढूंढेगी जो रास्ता कोटा से बाहर की तरफ जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस उन रास्तों की नहीं देखेगी जो रास्ते बाहर से कोटा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद मौका वारदात से दूर भागता है, नज़दीक नहीं आता है। और ये उसे पता था, और उसे पता था कि बाहर जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन शहर की तरफ लौटेगा तो सीसीटीवी के साथ जो सबूत छोड़ता जा रहा है जाने का, पुलिस सिर्फ जाने जाने का देखेगी, आने का उसका नहीं देखेगी। और वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि पुलिस जाने जाने का ही उसके सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। वो वापस कोटा आता है। कोटा आने के बाद फिर जिस ट्रैवल एजेंसी से उसने टिकट बुक कराई थी मीनाक्षी के नाम पर, उसी बस में वो बैठता है लड़की बनकर, यानी मीनाक्षी बनकर, और फिर वहाँ से वो सीधे हरिद्वार जाता है।
हरिद्वार जाने के बाद भी उसे पता था कि पुलिस इधर उधर तमाम जगह ढूंढेगी, उसके रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढेगी। हरिद्वार जाने के बाद फिर वो वहाँ से अब अगले 7 दिन तक भटकता ही रहता है। इस दौरान में वो अलग अलग शहरों में और इलाकों में जाता है। हरिद्वार जाता है, फिर देहरादून जाता है, फिर देहरादून के बाद बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बोधगया, मधुबनी, रांची, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बल्लभगढ़ और आखिर में गुरुग्राम आता है। इस दौरान में जब जब वो ट्रैवल करता तो जब बस स्टैंड पे होता या बस में होता तो लड़की बन जाता, और जहाँ पे लगता कि उससे खतरा नहीं है, कोई पहचान नहीं रहा है, वो लड़का बन जाता। बाहर जाने के बाद उसने अपने बाल भी कटवा लिए और बेहद छोटे करा लिए ताकि हुलिया बदल जाए। उसे ये पता था कि उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार तक पुलिस ढूंढते ढूंढते हर एक रिश्तेदार को ढूंढेगी, उसके दोस्तों को ढूंढेगी, लेकिन मजबूरी ये थी कि धीरे धीरे उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और उसे लगा कि उसकी बहन के घर पे पुलिस शुरुआत में आ गई होगी, अब चली गई होगी 2-4 दिन, 7 दिन बीत गए, अब कहाँ भटकेगी। हर प्रोफेसर नहीं होता और वो अभी प्रोफेसर गिरी शुरू कर रहा था, तो यही मार खा गया। 7 दिन के बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। पुलिस की टीम ऑलरेडी बहुत सब्र करके वहाँ पे हर उसके रिश्तेदारों के घर जैसे वहाँ पे भी थी, और आने के बाद वो पकड़ा गया। पुलिस के सामने उसने अपना सारा इकरार जुर्म किया है। उसने कहा, हाँ मैंने मारा, मैं उससे प्यार करता था और मैंने ये तय कर लिया था कि अगर उसने मेरे प्रपोज़ल को या मैं जो प्रपोज़ करूँगा, मेरे इश्क को, मेरे प्यार को उसने नहीं कबूल किया तो फिर मैं उसको और किसी का भी नहीं होने देंगे। ये ऐसे सनकी लोग और ऐसे एक तरफा इश्क बेहद ख़तरनाक होता है, लेकिन उससे ख़तरनाक ये है कि कैसे जुर्म को करने के लिए आप फिल्मों से, सीरियल से आइडियाज़ लेते हैं। जैसे इस मामले में उसने पूरा गला घोंट कर कैसे कत्ल करते हैं, ये उसके लिए फ़िल्म देख रहा है। पुलिस से बचने के लिए कैसे मेकअप करते हैं, ये उसने यूट्यूब पे देखा। कैसे पुलिस को उलझाने के लिए शहर से बाहर जाने के बाद वापस की तरफ आने, ये भी उसने अलग अलग जगहों से देखा और सीखा। लेकिन कुल मिलाकर सारी चालाकियाँ धरी रह गई। वही होता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कई बार छोटे हो जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे नहीं होते। और ये जिनको टीचर कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, गौरव जैन, क्योंकि एक टीचर के पास हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत भरोसे के साथ भेजते हैं, और टीचर का मतलब गुरु, और गुरु का मतलब माँ बाप से भी बड़ा दर्जा। हम लोगों को यही सिखाया गया। लेकिन अगर एक गुरु ही अपने शिष्य और शिष्य के घर वालों का भरोसा तोड़ दे तो ये सबसे ख़तरनाक हो जाता है। फिलहाल अपने किए की सज़ा काट रहा है, पुलिस रिमांड ख़त्म हो चुका और गौरव इस वक्त जेल में। हालांकि कोटा का गुस्सा इतना था कि गौरव जैन को जब तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा तब तक इस बात का डर था कि कोटा के लोग उसे नुकसान न पहुंचा दें, तो उसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन अब वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर जाहिर सी बात है वो महफूज है। लेकिन इस हादसे ने पूरे कोटा शहर को एक तरह से एक बेहद ज़्यादा गुस्सा दिलाया था कि कैसे एक बच्ची को एक टीचर, क्योंकि कोटा इसलिए भी कि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, बच्चे, मास्टर, गुरु, सारी चीज़ें यही होती है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर। और वहाँ ऐसा अगर रिश्तों का और भरोसे का खून हो तो फिर लोगों का गुस्सा होना भी शायद कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता। तो ये थी कहानी उस प्रोफेसर की जो एक परफेक्ट मर्डर करके बचना चाहता था लेकिन बच नहीं पाया। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही सिलसिला, आज मिस्टर गौरव कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव। साथ में राम कुमार मुंडन गोलिया जेतमाल जी, बहुत ही लंबा नाम है, राम कुमार नहीं बल्कि सॉरी प्रेम कुमार मुंडन गोलिया जेतमाल, ये राजस्थान पुलिस में है। तो हैप्पी बर्थडे, और आप अच्छे पुलिस अफसर बने, खूब तरक्की करें, अच्छे अच्छे केस सॉल्व करें, और कभी कोई अच्छा केस सॉल्व करें तो हमें भी बताइए प्रेम साहब। तो बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी बर्थडे। मोती सिंह गोदारा जी ने भेजा है। कनिष्का व्यास जी हैं, इनका भी जन्मदिन है आज, और नितिन व्यास पटना सिटी से उन्होंने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे कनिष्का। स्मिता उन्मेष कुंदालिया जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्मिता जी। और दीपेश भंडारी जामनगर से भेजा है, इनकी बहन है। श्रेयांश का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेयांश। मोनूलाल और सर्वेश कुमार जी ने भेजा है। बालूराम चौधरी जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बालूराम जी। और गीता चौधरी जी सिलवस्सा से भेजा है, इनकी पत्नी है, सरप्राइज देना चाहती हैं वो, तो हैप्पी बर्थडे अगेन बालूराम जी। नवीन गोदारा जी, इनका भी जन्मदिन है, हिसार से ही है, हैप्पी बर्थडे। साथ में
राहुल कुमार वर्मा झुंझुनू से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राहुल। नवदीप सिंह जी का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नवदीप सिंह जी। अमन मंसूरी का भी जन्मदिन बल्कि 6 मार्च को है, कल संडे है और कल कहानी होती नहीं, तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मुजफ्फरनगर से हैं ये। इसके अलावा रितेश कन्नौजिया चरनोबिल की कहानी सुनना चाहते हैं ये, और मैं इसको सुना चुका हूँ, इसी कहानी की लिस्ट में आपको ये कहानी मिल जाएगी। संदीप सोंढिया जी हैं और ये ईरा सिंघल 2010 बैच की IAS अफसर हैं, टॉपर हैं, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। मनमोहन कौशिक जी हैं और ये कहते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कोई देश दूसरे देश को न्यूक्लियर बॉम्ब बेच सकता है। जनरली ऐसी कोई खबर नहीं है ये बेच सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर की जो अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, न्यूक्लियर प्लांट के, इसके आपस में अगर आपके समझौता होते हैं तो आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, बट इसके लिए बहुत सारे कानून हैं, डूज एंड डोंट्स भी हैं। साथ में रोहित बिश्नोई जी हैं और चेचन फोर्स की कहानी सुनना चाहते हैं, चलिए किसी दिन सुनाता हूँ। भावना जी हैं चंडीगढ़ से, थैंक यू भावना जी, आपने जो मेल लिखा और भाई बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, यही दुआ है एक भाई की तरफ से। तौहीद मिर्ज़ा हैं, इसके अलावा ज्योति दत्ता हैं और मृन्मयी भौमिक इनकी बिटिया हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा वो बेहतर करेंगी। तो जोईता जी का कहना है कि अगर मृन्मयी को कहें एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, तो बिल्कुल मम्मी की बात मानो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार। फैज़ान रशीद हैं टोक्यो से और इन्होंने लिखा था कि अब जंग की कहानी सुन के बहुत बोर हो गए हैं, आप पुरानी कहानियाँ सुनाएं, तो लीजिए आज से सिलसिला वही शुरू हो गया। कपिल शर्मा हैं और इन्होंने शेन वॉन के लिए लिखा था, हम सभी को बड़ा अफसोस है। प्रीतम कुमार बिहार से हैं और इन्होंने एक बड़ा मार्मिक मेल लिखा है। इनका है कि बहुत सारी इंसानों की मजबूरियां होती हैं और एक कड़वा सच है कि जिसके पास पैसा वसा होता है उसे सब पूछते हैं, वरना अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। कई मामलों में मैंने देखा ये सच है। बट प्रीतम जी हर दिन एक जैसे नहीं होते, आपके दिन और ज़िंदगी दोनों ज़रूर बदलेंगे। आशुतोष राय हैं और इनका कहना है कि मैं इतनी सारी क्राइम और बाकी चीज़ों की कहानियाँ करता हूँ, मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ पे कोई असर फ़र्क पड़ता है, तो अब तो आदत सी हो गई है, इसलिए पहले शुरू में पड़ता था। भावना राव हैं और इन्होंने भी एक किसी स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा दिलीप कुमार कुशवाहा जी हैं, पोखरन की कहानी सुनना चाहते हैं, ये शायद मैं सुना चुका हूँ, इसी कहानी में मिल जाएगी। और पिंकी गुप्ता जी हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जिन जिन लोगों ने जो कहानी की फरमाइश की वो भी जल्दी पूरा करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल संडे है, सब कुछ कूल हो, शांत हो, तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।